हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 7 की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हम्पी की खोज, यानी कि हम्पी की खोज किसने की थी, हम्पी की खोज से क्या मिला था। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर के बारे में। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, जो कि हम्पी को ही याद रखा था लोगों ने, और कथाओं में, कहानियों में हम्पी के बारे में ओरली बताया जाता था। लेकिन हम्पी की खोज किसने की थी, और जो कहानी प्रचलित थी, जो कथाएं थीं, जो विजयनगर के बारे में बताती थी, जो हम्पी के बारे में बताती थी, वो एक्चुअली में वो खोज कब हुई थी, और इससे हमें एक्चुअली में हम्पी के बारे में क्या पता चला, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम्पी की खोज किसने की थी। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैं आपको बता दूं कि अगर क्लास में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहिए, लाइन बाय लाइन समझना चाहिए। अगर आप चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना याद किए ही वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो, आप उसे लाइन बाय लाइन ही समझा कीजिए। शॉर्ट में कभी भी आप किसी चैप्टर को ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट छूट जाएंगे। इसीलिए आपको सभी के सभी जो चैप्टर्स हैं उन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि हम्पी के भग्नावशेष। हम्पी तो जगह का नाम था, लेकिन हम्पी जो जगह थी उसमें तो बिल्डिंग्स भी होंगे, मॉन्यूमेंट्स भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। उनका तो कोई ऐसा अवशेष होगा ही। भग्नावशेष का मतलब क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स है, वो जब टूट फूट जाते हैं तो उनके कुछ अंश रह जाते हैं, उनके कुछ पार्ट रह जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं भग्नावशेष। तो हम्पी के जो भग्नावशेष थे वो 1800 ईस्वी में एक अभियंता मीन्स क्या होता है? इंजीनियर, तथा पुराविद। पुराविद मीन्स जो कि हिस्ट्री के चीज़ों पर अपनी दिलचस्पी रखता हो, जो इतिहास की चीज़ों का, जो पास्ट की चीज़ों में अपनी दिलचस्पी रखता हो और जो खोजबीन करता हो, जो इसमें इंटरेस्ट रखता हो, उसे पुराविद कहते हैं। तो वो इंजीनियर थे, वो पुराविद थे, जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, और इन्हीं के जरिए ही हम्पी के भग्नावशेष के बारे में पता चला था। यानी सबसे पहले कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने ही हम्पी के भग्नावशेष के बारे में बताया था। और कब बताया था? 1800 में बताया था। मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। अब मैकेंजी कौन थे? मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमारे इंडिया में बनाई गई थी अंग्रेज़ों के ज़रिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में वो काम कर रहे थे, और उन्होंने ही सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किया। किसका? हम्पी का सर्वेक्षण मीन्स उनका सर्वे किया, और सर्वे के बाद ही उन्होंने मानचित्र तैयार किया, यानी कि मैप बनाया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। यानी कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंपा देवी क्या थी। पंपा देवी के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि हम्पी की जो मातृ देवी थी, स्थानीय मातृ देवी, उनका नाम था पंपा देवी, और पंपा देवी के नाम पर ही हम्पी का नाम पड़ा था। यहाँ लिखा है कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो भी अपना
रिपोर्ट तैयार किया था वो किस पर आधारित थी? तो उनके द्वारा हासिल शुरुआती जो जानकारियाँ थीं, यानी कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो शुरू में जो जानकारियाँ ली थीं वो किससे ली थी? विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के, यानी कि जहाँ पर पंपा देवी की पूजा आराधना की जाती थी वहाँ के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। यानी कि विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहित यानी कि पंडित और पंपा देवी के पूजा स्थल के पंडित, उनकी यादों में जो चीज़ें थीं, उनकी यादों में जो जानकारियाँ थीं, उन्हीं जानकारियों के बेस पर ही कर्नल कॉलिन मैकेंजी की शुरुआती जानकारियाँ थीं। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। और उसके बाद 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों मीन्स जो पिक्चर क्लिक करते हैं, तो ऐसे चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के यानी कि हम्पी के भवनों के चित्र वो खींचने लगे, उनकी पिक्चर खींचने लगे, उनको इकट्ठा करने लगे और इकट्ठा करने से ही जो चित्र थे वो शोधकर्ता उन्हीं चित्रों का इस्तेमाल करके उनका अध्ययन करते थे। यानी शोधकर्ता कौन है? जो हम्पी के बारे में शोध करते थे कि यहाँ का जीवन कैसा था, यहाँ की भवन कैसी थी, यहाँ पर किस तरह के लोग रहते थे, यहाँ का व्यापार कैसा था, उनके बारे में जो शोध करते थे वो शोधकर्ता थे। तो जो शोधकर्ता थे वो अध्ययन किससे करते थे कि वहाँ पर जो छाया चित्रकार थे जो पिक्चर क्लिक करते थे, उन्होंने भवनों का पिक्चर क्लिक किया, उन्होंने उसे इकट्ठा किया और उसी पिक्चर का, उसी चित्र का इस्तेमाल शोधकर्ता अध्ययन करने में करते थे। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं वो अभिलेखकर्ता यहाँ यानी कि विजयनगर और हम्पी के दूसरे मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। यानी कि हम्पी और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के, यानी कि इनके इतिहास को दोबारा से निर्माण करने की कोशिश में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का, यानी कि जितने भी सोर्सेस थे, जितने भी स्रोत थे, उनका विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों, यानी कि जो बाहर से विदेशी लोग आए थे और आने के बाद उन्होंने अपने बुक में या अपने डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा था उनको तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। यानी कि तेलुगु में लिखे गए जो डॉक्यूमेंट्स थे, कन्नड़ में लिखे गए जो डॉक्यूमेंट्स थे, तमिल में लिखे गए जो डॉक्यूमेंट्स थे और संस्कृत में लिखे गए जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका मिलान किया गया। इस तरह से हम्पी की खोज हुई। हम्पी की खोज पहले कैसे हुई? लोग पहले ओरली बोला करते थे, उनकी यादों में थी। इसके बाद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने पहले सर्वे किया, फिर उनका मानचित्र तैयार किया। उन्होंने सबसे पहले जानकारियाँ कहाँ से इकट्ठा की? विरूपाक्ष मंदिर के पंडित और पंपा देवी के जो पूजा स्थल के जो पंडित थे उनकी यादों में जो बातें थी उन पर उनकी जानकारियाँ आधारित थी। इसके बाद वहाँ के भवनों के छाया चित्रकारों ने चित्र लिए और उन्हें इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद शोधकर्ता उन्हीं चित्रों का अध्ययन कर पाए और 1836 से ही जो डॉक्यूमेंट्स लिखने वाले हैं, अभिलेखकर्ता हैं, वो विजयनगर साम्राज्य और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इकट्ठा किए और हम्पी और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के दोबारा निर्माण की कोशिश में उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य को मैच किया। इस तरह से हम्पी की खोज हुई। यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी के बारे में लिखा है। कॉलिन मैकेंजी के बारे में पढ़ लेते हैं।
1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। कॉलिन मैकेंजी का जन्म कब हुआ था? 1754 को। और वो क्या थे? एक अभियंता थे, यानी कि इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे, यानी कि वो सर्वे किया करते थे, तथा मानचित्रकार थे, यानी कि वो नक्शा बनाते थे। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। यानी कि 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर, यानी कि सर्वेयर जनरल बनाया गया, यानी कि वो सर्वे किया करते थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। और 1821 में उनकी मृत्यु हो गई और 1821 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक वो इसी पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। उपनिवेश किसे कहते हैं? यानी कि किसी जगह के लोग दूसरी जगह जाकर अपनी बस्ती बसाते हैं और वहाँ पर व्यापार करते हैं, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। जो कॉलिन मैकेंजी थे वो भारत के अतीत को, यानी कि भारत के पास्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उपनिवेश के प्रशासन को, यानी कि ब्रिटेन जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनाई हुई थी और इससे वो भारत पर कब्जा की हुई थी और भारत में अपनी हुकूमत कर रही थी, शासन कर रही थी। इसलिए चूँकि कॉलिन मैकेंजी जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को आसान बनाने के लिए प्रशासन, यानी कि जो सरकार थी उसके काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित, यानी कि हिस्ट्री से संबंधित जितनी भी इस हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी उनको स्थानीय परंपराओं का, यानी कि भारत का जो स्थानीय परंपरा था उनका संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। यानी कि कॉलिन मैकेंजी ने भारत के स्थानीय परंपराओं का सर्वे किया और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वे किया। और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण यानी सर्वे के दौरान ही उन्होंने सबसे पहले हम्पी के बारे में मानचित्र तैयार किया। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। यहाँ लिखा है कि वो क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में। सुप्रभाव और कुप्रभाव ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं। सुप्रभाव मीन्स अच्छी संगति और कुप्रभाव मीन्स बुरी संगति। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले, यानी कि जब ब्रिटिश प्रशासन यहाँ नहीं आई थी, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर हुकूमत नहीं था, उनका शासन यहाँ नहीं था, तो उसके आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से, यानी कि जो दक्षिण भारती वहाँ का जो प्रबंधन था शासन करने का और दूसरी राजनीतिक बातें, वहाँ पर जो दक्षिण भारत थी वो दुर्गति से, यानी कि खराब स्थिति से लंबे समय तक जूझता रहा। और जब ब्रिटिश प्रशासन आई तब उनकी दुर्गति हटी। ये क्या कहना है, किसका कहना है? कॉलिन मैकेंजी का। यहाँ पर उन्होंने पहले ही लिख दिया, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। यानी कि ब्रिटिश प्रशासन जब नहीं आई थी तो उससे पहले दक्षिण भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को ये विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। जब कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर के बारे में अध्ययन किया, विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को ये यकीन हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, यानी कि जो रहने वाले लोग हैं वो कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी, यानी कि जब कॉलिन मैकेंजी सर्वे कर रहे थे, उनका विजयनगर का अध्ययन कर रहे थे,
उस समय भी अलग अलग कबीले जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे। उनको अब भी प्रभावित करने वाले यानी कि उन कबीलों को प्रभावित करने वाले कौन थे? संस्था, कानून तथा रीति रिवाज। संस्था, कानून तथा रीति रिवाज के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। कौन जानकारियां हासिल कर सकती थी? कंपनी जानकारी हासिल कर सकती थी। कौन सी कंपनी जानकारी हासिल कर सकती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जितना उन्होंने जानकारी हासिल किया था उससे कहीं ज़्यादा जानकारी हासिल वो कर सकते थे। ये है कॉलिन मैकेंजी और उनके सहायक। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।